नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में 1 से लेकर 8 तक की अनुसूचियों को देख लिया था। आज नवी अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से आज की क्लास का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे संघर्ष काल में, हमारे शिक्षा के काल में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो एक शब्द बोल के चले जाते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। उस समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में हमसे नहीं हो पाएगा। उस समय हमको यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक बातें प्रत्येक समय में सही नहीं हो सकती हैं। उसने अपनी समझ के आधार पर यह बात बताई है। हो सकता है कि वह सफल ना हुआ हो इसलिए यह बात बोल रहा हो। तो उस समय यह ध्यान में रखने वाली बात है कि केवल और केवल एक दोहे के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट करते जाएं और आगे मेहनत को बढ़ाते जाएं। वह दोहा कौन सा है? रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आएंगे बनत न लगी हैं देर। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने आपसे यह कहा था कि आप तुमसे नहीं हो पाएगा, ध्यान में रखिएगा, जब आपकी वैकेंसी हो जाएगी, जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपका संघर्ष का काल समाप्त होगा तो सबसे पहला फ़ोन उसी का आएगा और जानते हैं वह क्या बोलेगा कि मुझे पूरा यकीन था कि यह कार्य केवल तुम ही कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आगाज अंदाज अच्छे तरीके से करते हैं। नवीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी नवीं अनुसूची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? नवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची ध्यान में रखिएगा। हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, क्या हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले बात तो यह हो गई कि भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो नवीं अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, तो यह कब हुआ था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, क्या 1951 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और यह अनुसूची क्यों जोड़ी गई? तो चलते हैं थोड़ा सा हम लोग पीछे। स्थिति होती है कि 1947 ईस्वी में जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, लेकिन हम अंग्रेजों के द्वारा दी गई व्यवस्था से आज़ाद नहीं हो पाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने एक व्यवस्था दी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में अंग्रेजों के द्वारा भारत में एक व्यवस्था दी गई थी जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। एक होता है महालवाड़ी और एक होता है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी यह अंग्रेजों के द्वारा दी गई व्यवस्था थी दोस्तों, जिससे अंग्रेज कर वसूलते थे और अपने को मजबूत बनाते थे। लेकिन क्या जब हम आज़ाद हो गए तो इसकी आवश्यकता थी? नहीं थी। तो इसी को चेंज करने के लिए, इसके स्वरूप को बदलने के लिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन करके नवीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसका नाम रखा गया, कह सकते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल। क्या? भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण बिल। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के पास लाखों, हजारों या सैकड़ों बीघा के रूप में जो जमीन थी उसको लेकर के क्या किया गया? बांट दिया गया। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नवीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून रखे जाते हैं जिसमें संविधान संशोधन न तो किया जा सकता है, न ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें कुछ दखल दी जा सकती है। संविधान संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेशानुसार इसमें यह बात सामने रख दी गई कि यदि नवीं अनुसूची में
कोई एक ऐसा विषय रखा जाता है जो कि मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित है, तो वह जिस दिन बना है उसी दिन से शून्य माना जाएगा, अर्थात वह अधिनियम मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, यह हमारी 9वीं अनुसूची थी। अब 10वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची यह क्या है? तो 10वीं अनुसूची को सबसे पहले बात आती है कि कब जोड़ा गया। तो इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 ईस्वी में। और इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम दल बदल कानून, दल बदल अधिनियम या कानून रखा गया। क्या रखा गया? कानून रखा गया। अब स्थिति क्या होती है? हमारे देश में राजतंत्र न होकर गणतंत्र है और यहाँ की सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है, परंतु उसी सरकार के लोगों के द्वारा अगर इसका गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो इसी को सुधारने के लिए क्या होता है कि 1984 के आसपास हमारे यहाँ तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद 1985 के आसपास राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय भारत बड़ा आगोश में था, स्थितियां बहुत कठिन चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ, उस परिस्थिति के अंतर्गत सबसे पहले इस अधिनियम को लाया गया और दल बदल, अर्थात जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीतता था उसके बाद पुनः दूसरे पार्टी में चला जाता था, तो क्या होता था, सरकार तुरंत गिर जाती थी और दूसरे लोगों की सरकार तुरंत बन जाती थी। तो इस अधिनियम के लाने के पीछे का तर्क यही था कि हमारे यहाँ गणतंत्र का और मत का जो अवहेलना हो रहा है इसको नहीं करना है। ठीक है, तो इस अधिनियम में प्रमुख नियम क्या थे उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें नियम यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीतता है उसी पार्टी में रहेगा। यदि वह पार्टी से, अर्थात जिस पार्टी से चुनाव जीतता है उस पार्टी से छोड़ के यदि वह दूसरी पार्टी में जाता है तो हो सकता है कि उसकी व्यवस्था को रद्द कर दिया जाए, उसके चुनाव में वह जो जीता है उसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई थी? दूसरी बात यह हुई थी कि यदि किसी भी पार्टी से 1/3 सदस्य निकल के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसे दल बदल के अधिनियम के अनुसार शून्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है कि यदि कोई निर्दल व्यक्ति चुनाव जीत के किसी पार्टी में जाता है और उस पार्टी का व्यक्ति बन जाता है तो उस स्थिति में भी उस निर्दल व्यक्ति के भी चुनाव को खारिज कर दिया जाएगा। यह सब सारी चीजें थी, क्यों थी? यह अच्छी चीजें थी, इसलिए थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग 11वीं अनुसूची के बारे में। तो हमारी 11वीं अनुसूची की बात करेंगे जब 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा हम लोग समय भी देंगे। सबसे पहली बात होती है कि 11वीं अनुसूची का नाम क्या है? तो हमारी 11वीं अनुसूची का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे आता है कि इसको कब और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान में रखिएगा, इसको 73वें संविधान संशोधन, कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और यह अधिनियम बना कब? तो ध्यान में रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा तो जोड़ दिया गया, लेकिन 1993 ईस्वी में इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है और यह एक अधिनियम के रूप में कार्य करने लगता है। अब इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करिए तो भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो जाती है। जब हमारा मौर्य काल चल रहा था उसी समय से हो जाती है। इसमें कुछ सुधार करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया और अंग्रेजों में एक व्यक्ति था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। अगले पेज पर चलते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय
स्वशासन का जनक कहा जाता है। अर्थात स्थानीय स्वशासन जो हमारा था, स्थानीय स्वशासन जो था हमारा, इसको मैग्ना कार्टा के रूप में देखा जाता था, मैग्ना कार्टा के रूप में देखा जाता है। तो स्थिति क्या थी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू कर दिया गया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी 68% के आसपास जनसंख्या गांवों में निवास करती है। और महात्मा गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि भारत की आत्मा भारत के गांवों में निवास करती है। अब इस स्थिति में क्या होगा, जब गांवों का विकास होगा तभी ना हमारे देश का विकास हो पाएगा। इसी स्थितियों को देखते हुए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में राज्य का गठन रख दिया गया, परंतु राज्य अपने हिसाब से इन व्यवस्थाओं को चलाती थी, इसको एकदम शक्तिशाली रूप से नहीं लागू करती थी। इन स्थितियों को देखते हुए तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से आंध्र प्रदेश में इस व्यवस्था की शुरुआत की कि क्या वास्तव में यह व्यवस्था हमारे यहाँ चल सकती है। इसको देखने के लिए इसकी व्यवस्था की शुरुआत की गई और जानते हैं वहाँ पे यह बहुत ही सफल रहा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह सफल रहा, जिसके फलस्वरूप एक डेट आती है दोस्तों, एक डेट को देखते हैं हम लोग। एक डेट आती है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के, कहाँ, राजस्थान के नागौर जिला एक ठो है, कौन सा, नागौर जिला, और इस नागौर जिले के अंतर्गत बगदरी गांव में सर्वप्रथम भारत की पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो आंध्र प्रदेश तो हमारे परीक्षा में नहीं पूछता है, परंतु यह प्रश्न बार बार हमारे परीक्षा में आके हमको विचलित करते हैं कि सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। तो ध्यान में रखें, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसकी शुरुआत की गई। और जानते हैं दोस्तों यह बहुत ही सफल रहा। यह क्या था, बहुत ही सफल रहा। अब स्थितियां यह थी कि उस समय जब नागौर के बगदरी जिले में, बगदरी गांव में इसको शुरू किया गया तो यह कितनी स्तरीय थी। तो बलवंत राय मेहता समिति, एक बलवंत राय मेहता जी थे जिनको ग्राम से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी थी। कौन, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने एक त्रिस्तरीय ढांचा दिया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था का। त्रिस्तरीय ढांचा दिया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था का, जिसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे स्तर पर जिला पंचायत था दोस्तों। अब ग्राम पंचायत में बात करेंगे तो ग्राम किसे कहते हैं, तो मिनिमम जनसंख्या 500 होनी चाहिए, अधिकतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए और कम से कम 50 से 60% जनसंख्या कृषि या उससे संबंधित कार्यों में लगी होनी चाहिए। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है, अब ग्राम एक होता है और कई ग्रामों को मिला के क्षेत्र पंचायत होता है और कई क्षेत्र पंचायत को मिला के एक जिला पंचायत होता है। अब स्थिति क्या होती है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जब हो गई तो त्रिस्तरीय प्रणाली के साथ ही हुई थी। क्या हुई थी, त्रिस्तरीय प्रणाली के साथ ही शुरू हुई थी। अब इसमें मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पहले नंबर पर सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे स्तर पर जिला पंचायत था और इसी व्यवस्था को भारत में लागू भी किया गया। तो इससे संबंधित और समितियां हैं, जैसे अशोक मेहता समिति ने बताया था कि यह त्रिस्तरीय न होकर के 2 स्तरीय होनी चाहिए। तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं।
देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां, जिसमें सबसे पहले नंबर पर होता है बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दूसरे स्तर पर संथानम समिति है, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। तीसरा सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में की गई। चौथा अशोक मेहता समिति, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है कि किस समिति ने इस पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय से द्विस्तरीय ढांचे में परिवर्तित करने की बात कही, तो यह कौन सी थी? अशोक मेहता समिति थी। और इसके ध्यान में रखिएगा, इसकी जो दो समितियां थी, जिला स्तर पर जिला पंचायत, और यहां पे एक क्षेत्र और हो जाता था प्रखर स्तर, जिसे हम लोग मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल भी कहते हैं। बताया कि भाई भारत के गांवों का विकास केवल 2 स्तरीय क्षेत्रों से की जानी चाहिए। ठीक है। आगे पी.के. भी राव समिति 1985, एम.एल. सिंधवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988। इसमें पी.के. थुंगन समिति क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझने का प्रयास करिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, क्या? संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया गया पी.के. थुंगन समिति के द्वारा। परंतु इस बात को भी आप लोग मत भूलिएगा कि एम.एल. सिंधवी समिति ने भी संविधान में इसको जोड़ने की बात कही थी। ठीक है, क्या कही थी? संविधान में जोड़ने के लिए बात इसकी की थी। अब एक डेट आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको एक अधिनियम बना दिया गया और बताया कि इसको फॉलो करने के लिए प्रत्येक राज्य सहमत हो जाएं, क्योंकि अब हर हाल में अधिनियम है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक डेट आती है, राष्ट्रपति की मुहर लगती है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल कौन सा? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी। अब 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को इसको भारत में लागू कर दिया जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जब संशोधित होकर यह अधिनियमित कर दिया गया तो सर्वप्रथम कौन सा राज्य था जिसने इसको लागू किया था? तो दोस्तों उस समय एमपी था। कौन राज्य था? एमपी था। एक प्रश्न यह भी पूछ लेता है कि उस समय हमारे भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसके आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो है लल्ला, अनुच्छेद 243 क से 243 अड़ तक कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 है। पूछता है कि इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें विषयों की संख्या 29 है। कितनी है? 29 है। अब इसमें विषय कौन कौन से हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें महिलाओं को आरक्षण कितना है यह भी पूछ लेता है कि महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो महिलाओं को आरक्षण 1/3 है। फिर पूछता है कि इसमें कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें जो कार्यकाल होता है इन लोगों का, यह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब इस कार्यकाल से संबंधित चीजों को भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इसमें स्थितियां क्या होती हैं? इसमें स्थितियां यह होती हैं कि अगर किसी गांव के प्रधान की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है तो अब उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति अगर आकस्मिक हो जाती है तो नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पूरे 5 वर्षों के लिए होती है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत में अगर प्रधान की मृत्यु या आकस्मिक पद रिक्त हो जाता है किसी कारणों से, तो उनके शेष कार्यकाल के लिए ही नए ग्राम प्रधान को चुना जाएगा। और यदि कार्यकाल में 6 माह ही शेष है तो चुनाव भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, यह थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग है। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो अब इनके विषयों को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 11वीं अनुसूची 243(6) के अंतर्गत इसमें
कौन कौन से विषय हैं जिस पर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारा ग्राम पंचायत, हमारा क्षेत्र पंचायत और हमारा जिला पंचायत कर सकता है। तो इसमें कृषि और कृषि विस्तार पहला विषय है। दूसरा विषय भूमि विकास, भूमि सुधार और चकबंदी, यह किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, गांव में पोखरा वगैरह जो होता है यह ग्राम प्रधान के अंतर्गत ही आता है। अगला जब हम लोग देखेंगे तो पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मुर्गा पालन जिसे हम लोग कहते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन जिसे हम लोग कहते हैं, सामाजिक वानिकी और फार्म वन की जो क्षेत्र होता है यह भी इसी के अंतर्गत आता है। लघु वन किस में आते हैं? कई बार पूछा है कि वन किस में आते हैं, तो आप लोग जानते हैं समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन अगर लघु वन उपज की बात करेगा तो यह किसका विषय है? पंचायती राज व्यवस्था का विषय है। दोस्तों आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग भी हैं, 9वां खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, आप लोग देखे होंगे कि गांव में बहुत सारे आवास मिलते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है। 11वां पेयजल, इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पेयजल के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। 12वां ईंधन और चारा, 13वां सड़क, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, 14वां ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, 15वां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, फिर अगला जो होता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, 18वां तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19वें के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, 20वां प्रत्येक गांव में एक पुस्तकालय होगा, आज भी जमीन शेष रहती है, तो 21वां सांस्कृतिक क्रियाकलाप, 22वां बाजार और मेला। एक प्रश्न यहां से यह भी पूछता है कि बाजार और मेले पर जो कर होता है इसको कौन लेता है? तो ध्यान में रखिएगा कर ग्राम प्रधान लेते हैं। कौन लेते हैं? ग्राम प्रधान लेते हैं। इस बात को भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है। 23वां स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्रत्येक गांव में अस्पताल की जगह छोड़ी गई है, कुछ गांव में अस्पताल भी है। अगली चर्चा करेंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है। 24वां है परिवार कल्याण, 25वां है महिला और बाल विकास, 26वां है समाज कल्याण, विकलांग व मानसिक मंद व्यक्तियों सहित। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो 27वां है दुर्बल वर्ग, 28वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 29वां है सामुदायिक आस्तियों का अनुसरण। यह संविधान से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं जिस पर हमारी स्थानीय सरकार काम करती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अनुच्छेद 243 क्रमिक ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, जैसे वीडियो की परीक्षा में, लेखपाल की परीक्षा में, तो यह क्लास आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि रामबाण सिद्ध हो सकती है। ठीक है, आगे ख में अनुच्छेद 243 ख में हमारे यहाँ पंचायतों का गठन है। पंचायतों का गठन है। मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 के अनुसार भी पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे 243 आई से संबंधित बात करेंगे, तो यह वित्त आयोग के गठन के बारे में बात बतियाएगा। वित्त आयोग, और इसमें राज्य जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि केंद्र का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है। आगे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों की हो गई हैं और लगभग हम लोगों ने उन सभी सब्जेक्ट के आने वाले उन सभी विषयों को हम लोगों ने उठा के अपने पास रख लिया है जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे 12वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों 12वीं अनुसूची के बारे में जब चर्चा करेंगे तो 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्या 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको भारत में लागू किया गया था।
ठीक है। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम एक प्रकार से नगर की संज्ञा किसको दी गई थी? तो नगर की संख्या मद्रास को दी गई थी। किसको दी गई थी? मद्रास को दी गई थी। प्रथम नगर। अब हम लोग यह क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 12वीं अनुसूची में हमें 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत के बारे में चर्चा करनी है। नगर पंचायत के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। यह भी त्रिस्तरीय होता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भी इसको त्रिस्तरीय बनाया गया है। अब इस त्रिस्तरीय में क्या क्या होता है दोस्तों, देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। यह हो गया हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहले नंबर पर नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरे नंबर पर नगर पालिका, नगर पालिका। और तीसरे नंबर पर नगर निगम। पहले नंबर पर नगर पंचायत, दूसरे नंबर पर नगर पालिका, तीसरे नंबर पर नगर निगम, ठीक है। अब स्थिति क्या होती है इसको भी समझने का प्रयास करिए। इसमें भी महिलाओं का आरक्षण 1/3 ही है। चुनाव देने की उम्र 18 वर्ष और चुनाव लड़ने की उम्र 21 वर्ष है। इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है? विषयों की संख्या, तो इसमें विषयों की संख्या 18 है। अनुच्छेद क्या है, कभी कभी पूछ लेता है प्रमुख अनुच्छेद इसके, तो अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तक, सॉरी 6 नहीं, छाता 6, य 6 तक। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तक। अब जैसे हमारे गांवों का विकास ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे नगरों का विकास कैसे होगा? तो हमारे नगरों के विकास के लिए सबसे पहले नगर की बात किया भाई, नगर पंचायत, दूसरे नंबर पर नगर पालिका और तीसरे नंबर पर नगर निगम की बात कर दी गई और इसके माध्यम से किया कि भाई इसका विकास किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया कि महिलाओं का आरक्षण 1/3 है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और सबसे बड़े जो नगर निगम होते हैं उसमें पार्षद वगैरह बैठते हैं, ये सब सारी चीजें इसमें होती है। इसमें विषयों की संख्या 18 है। उन 18 विषयों को देखना परम आवश्यक है। तो आइए देखते हैं 12वीं अनुसूची 243 डब्लू के अंतर्गत इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। क्या क्या है? कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। पहला नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है, नगरीय और शहरी योजना, ठीक है। दूसरा भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आगे जब चर्चा करेंगे तो तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। चौथा है सड़क और पुल, है ना, नगरों में जो सड़क और पुल बनाए जाते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। पांचवा क्या है? घरेलू उद्योग और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, टंकी वगैरह बनती है, आप लोगों ने देखा होगा। छठवां लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट। प्रत्येक नगर में कूड़ा करकट के लिए एक पर्सनल गाड़ी आती है और वह सुबह प्रतिदिन लेके जाती है और किसी एक जगह पर इकट्ठा करती है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग तो प्रबंधन, आगे अग्निशमन सेवाएं, गर्मी के दिनों में आग वगैरह जब लगती है तो इसके लिए अग्निशमन की सेवाएं होती हैं। 8वें नंबर पर नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे समाज के दुर्बल वर्गों के लिए, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना है। अर्थात यदि कोई दुर्बल वर्ग के अंतर्गत विकलांग है, जिसे हम लोग वर्तमान में दिव्यांग कहते हैं, विकलांग है और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, तो इसके हितों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे इनके लिए हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, इनके दवा की व्यवस्था की जाए, इनके खाने की व्यवस्था की जाए। इन सब सारी व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, ठीक है।
आगे गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक नगर पालिका में, प्रत्येक नगर निगम में कुछ मलिन बस्तियां होती हैं, उनसे संबंधित चीजों को भी 12वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। 11वां नगरीय निर्धनता उन्मूलन। आगे नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था, प्रत्येक नगर में खेल की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था करना इनका दायित्व होता है और प्रत्येक नगरों में लगभग रहता भी है। ठीक है। 13वें नंबर पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि करनी है बच्चों में और बड़ों में भी। शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह, शमशान और विद्युत शवदाह, ये सब कहाँ किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि व्यवस्था चेंज हो गई है, शवों को मशीन में रखा जाता है और विद्युत के द्वारा उनको 2 से 3 घंटे में जला दिया जाता है। तो ये सब टोटल व्यवस्थाएं किसके अंतर्गत आ गई हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आ गई हैं। ठीक है। 15वें नंबर पर कांजी हाउस, प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रूरता का निवारण। 16वें नंबर पर जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण है। अब तो प्रत्येक लोगों का हो रहा है, वो चाहे गांव के हों चाहे नगर के हों। 17वें नंबर पर लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पथ, प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं। और 18वें नंबर पर वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। ठीक है। यह सब हमारी 12वीं अनुसूची से संबंधित थी दोस्तों। अब देखते हैं कि हम लोगों ने भारतीय संविधान की अनुसूचियां और भारतीय संविधान की सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम और क्षेत्रीय परिषद पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।